अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को मेनली हम लोग क्लासीफाई करते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल में, प्रोटोजोल में, फंगल डिजीज़ में और कुछ हेलमिंथिक डिजीज़ मतलब पैरासिटिक डिजीज़ में। ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे पास कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं हम लोग प्रायन डिजीज़। तो मेनली हम लोग इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। अब फिर इन कैटेगरीज़ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो फिर हम वन बाय वन हर कैटेगरी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वायरल डिजीज़ की। तो वायरल डिजीज़ में हमारे पास मेनली मैं आप लोग को उन डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चेकलिस्ट में बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये काम है कि हम स्टडी स्मार्ट करें, ना कि स्टडी हार्ड करें। तो हम लोग उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वायरल डिजीज़ में हमारे पास हम लोग वायरल डिजीज़ को कैसे डिवाइड करते हैं, वो डिजीज़ सिस्टमिक वायरल डिजीज़ जिनमें हमारे पास रैश अपेयर होता। तो हम लोग उसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शंस विद एक्जेंथम। एक्जेंथम क्या होता है? एक्जेंथम होता है रैश। ठीक है। और फिर हम एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो वायरल इन्फेक्शन सिस्टमिक जिनमें नो एक्जेंथम, जिसमें नो रैश हो, कोई रैश की अपीयरेंस ना हो। ठीक है। थर्डली हम लोग बात करते हैं वायरल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन। ठीक है। फोर्थली हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ हमारे पास रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, और कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास रूमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मेनली आपको जो है ना ज़्यादातर रैशेस, एक्जेंथम एंड नॉन एक्जेंथम वाली क्लासेस हर हाल में आनी चाहिए। इनकी नो हाउ भी हो तो बस मोर देन इनफ है। ज़्यादातर हमारे पास एक्जेंथम, सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन विद एक्जेंथम एंड नॉन एक्जेंथम ही पूछा जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले वायरल इन्फेक्शंस विद एक्जेंथम की। कोई भी डिजीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में, बेशक वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोल हो, उसके आपको क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए, ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और मैनेजमेंट क्या है। आप जो भी डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ में पढ़ेंगे उसके आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो वो वायरल इन्फेक्शंस जो कि हमारे पास जिनमें हमारे पास एक्जेंथम मिलता है, मतलब कि रैशेस अपेयर होते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं मीजल्स, रूबेला, पैरवोवायरस, B19, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 और 7, चिकन पॉक्स एंड चिंगल्स जो कि वारिसिला जोस्टर वायरस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीजल्स की। बेसिकली मीजल्स में जो है ना हमारे पास एक्जेंथम तो होता ही होता है, बल्कि इसके साथ साथ ना इसके अंदर इनेंथम भी होता है। इनेंथम मतलब वो स्पॉट्स या वो लीजन्स जो कि आपकी बॉडी की कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब जैसे कि म्यूकोजा वगैरह में। इसमें मीजल्स में हमारे पास एक्जेंथम भी होगा प्लस इनेंथम भी होगा। तो आपने ये बात प्लस पॉइंट याद रखनी है कि इसमें मीजल्स में एक्जेंथम भी मिलेगा और इनेंथम भी मिलेगा। मीजल्स में कौन सा एजेंट करवा रहा होता है? बेसिकली RNA पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि हमारे पास मीजल्स करवा रहा होता है। इसका जो वायरस होता है वो RNA पैरामिक्सो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। इंक्यूबेशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, और इसका जो हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमारे पास होता है 6 to 19 डेज। अब हम लोग इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में ना एक होती है हमारे पास प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड कह लें या प्रोड्रोमल इलनेस कह लें, ये वो पीरियड होता है जो कि रैश के अपेयर होने से पहले अपेयर होता है हमारे पास, मतलब कि बिफोर मैनिफेस्टिंग द एक्चुअल डिजीज़ द पीरियड इज़ कॉल्ड एज प्रोड्रोमल पीरियड। तो प्रोड्रोमल इलनेस या प्रोड्रोमल पीरियड जो है ना हमारे पास 1 to 3 डेज़ का होता है, जो कि बिफोर अपेयरिंग रैश अप होता है। इसमें हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलते हैं, जिनमें कफ, कोरिज़ा मतलब रनी नोज मिलती है।
सेकेंडली हमारे पास कंजक्टिवाइटिस होता है और इनेंथम मिलता है। इनेंथम मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास एक्जेंथम के साथ साथ इनेंथम भी मिलता है, तो इस प्रोड्रोमल इलनेस के पीरियड में इनेंथम मिलता है। इनेंथम में हमारे पास क्या मिलते हैं, कॉप्लेक्स स्पॉट्स होते हैं जो कि पैथोगनोमिक है हमारे पास मीजल्स के लिए। अब ये कॉप्लेक्स स्पॉट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो है ना हमारे पास बकल म्यूकोजा में अपेयर होते हैं। ये स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कि ना हमारे पास सराउंडेड होते हैं एरिथीमा से, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बकल म्यूकोजा के ऊपर, ठीक है, पैथोगनोमिक है मीजल्स के लिए। और जो हमने कहा था कि इसमें एक्जेंथम भी मिलता है, तो एक्जेंथम में हमारे पास एक्जेंथम किस तरीके का होता है, एक्जेंथम हमारे पास एक मैक्यूलो पैपुलर रैश होता है, मैक्यूलो पैपुलर रैश होता है जो कि सबसे पहले हमारे पास हेड पे अपेयर होता है और फिर एक्सट्रीमिटीज़ पे अपेयर होता है, ठीक है। ये तो हमने बात की कि हमारे पास किस तरीके से इसके क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्फेक्शन मीजल हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। सीरम में आईजीएम एंटीबॉडी मिलेगी और ये सलाइवा में भी आईजीएम एंटीबॉडीज़ मिल सकती है। इसके अलावा सीरो कन्वर्जन ऑफ आईजीजी भी मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, कि कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं मीजल्स की अगर इसको सही वक्त पे ट्रीट ना किया गया तो, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में मेनली आप याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेशंस एक तो के ट्रीट नहीं किया उसको, मीजल्स को ट्रीटमेंट नहीं मिला है, मैनेज नहीं किया है, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही है। सेकंड ये हो सकता है कि अगर इस मीजल के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया सुपर एडेड, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थर्डली हमने कहा कि अगर कोई विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है मीजल्स के साथ साथ, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। नंबर 1 हमने क्या कहा कि मीजल्स अनट्रीटेड मीजल्स है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी। सेकेंडली हम लोगों ने कहा कि अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं तो फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी। थर्डली कोई विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी। फोर्थली कि मीजल्स तो अनट्रीटेड है ही है लेकिन साथ साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी है, तो इन चारों सिनेरियोज़ में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी। इन कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास मोस्ट कॉमनली आ जाता है ओटाइटिस मीडिया, सेकेंडली नमूनिया, थर्डली हमारे पास इंसेफेलाइटिस आ जाता है। इंसेफेलाइटिस जो है ना ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे पास रेयरली होती है लेकिन 0.1 केसेस में हो जाती है इंसेफेलाइटिस। और सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पैन इंसेफेलाइटिस, SSPE भी कहते हैं, सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। ये बेसिकली अप टू 7 ईयर्स के बाद डेवलप होता है, मीजल्स के इन्फेक्शन के बाद, अप टू 7 ईयर्स, मतलब कि बहुत लेट मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली हम लोगों ने। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके साथ साथ गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है, गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इसी करिए विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एपिथेलियल सेल्स की रिजनरेशन कराता है। तो जब हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, डिक्रीज इम्यूनिटी होगी और एपिथेलियल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो सेम काम मीजल्स भी करवा रहा होता है। तो बेसिकली अगर मीजल्स है किसी पेशेंट को तो उसमें अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हो जाती तो फिर वो हमारे पास सीरियस डिजीजेस कॉज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने बात की कॉम्प्लिकेशंस की। अब इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है ना डेथ भी हो सकती है। अब डेथ जो है ना हमारे पास उन्हीं केसेस में होगी जो हमारे पास सीरियस कॉजेस करा रहे होंगे, इंसेफेलाइटिस हो गया, नमूनिया हो गया, इन केसेस में डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीट ना किया गया तो, ठीक है। तो और इन पेशेंट्स में हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये मीजल्स ही है। एक तो क्लिनिकल ग्राउंड्स पे हम लोग करेंगे डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, इसकी कैसे करेंगे, क्लिनिकल ग्राउंड्स पे कि इसमें मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा और पैथोगनोमिक कॉप्लिक स्पॉट्स होंगे, ठीक है। सेकेंडली हम लोग इसमें क्या कराते हैं कि IgM एंटीबॉडीज़ कराते हैं बाय एलाइजा, ठीक है। उसके अलावा हम IgG सीरो कन्वर्जन भी करवाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि ये हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन है मीजल्स का।
वैसे तो क्लिनिकल ग्राउंड्स पे ही ये हमारे पास पता चल जाता है कि ये मीज़ल्स है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो आपने कहना है कि हम लोग सीरम IgM करवाएंगे बाय एलाइजा टेक्निक एंड IgG सीरो कन्वर्जन करवाएंगे। ठीक है, हम लोग इस पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, तो मेनली आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम लोग कोई भी वायरल डिजीज़ हो उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं देते, किसी भी हाल में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं वायरल पेशेंट, उसको हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा इस पेशेंट में हम लोग विटामिन ए देंगे। विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन ए का क्या रोल है। विटामिन ए हम लोग देते हैं 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, और अगर कोई इन्फेंट है तो उसमें देंगे हम लोग 100,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। इसके अलावा जो है ना इम्यूनोग्लोबुल्स देते हैं, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुल्स देते हैं। कब देते हैं? विद इन 6 days ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मीजल्स को हम लोग? तो इसकी एक वैक्सीन होती है हमारे पास जो कि होती है मीजल, मम, रूबेला। ये तीनों वैक्सीन्स जो है ना इकट्ठी करके मतलब कम्बाइनेशन में देते हैं। कब देते हैं? 12 to 15 months के दौरान, तो मीजल्स प्रिवेंट हो जाता है। हम लोगों ने क्या याद रखना है इस पूरे मीजल्स में? मेनली हमने कैसे पैथोग्नोमिक क्या है इसका? पैथोग्नोमिक साइन है इसका कॉप्लेक्स स्पॉट्स। ठीक है, मैकुलर पेपुलर रैश अपेयर होगा, और इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस है किस वजह से होंगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया, सुपर रेडिएट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई। और मैनेजमेंट में हम नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुल्स देते हैं और विटामिन ए के लेवल देते हैं और सपोर्टिव मैनेजमेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास रूबेला।